हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड। सो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा। आज मैं बात करने वाली हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई में मन नहीं लगती है, ठीक है, या किसी भी काम को अचानक करते हैं तो उनका जो माइंड है वो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मैं कुछ ऐसे टेक्निक के बारे में बात करने वाली हूँ जो हर इंसान के लाइफ में उसको यूज़ करना चाहिए, हर इंसान को जानना चाहिए। खासकर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और बार बार डिमोटिवेट हो जाते हैं तो उस चीज़ को कैसे अपने लाइफ से उसको हटा सकते हैं, मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। उससे पहले मैं अपने टारगेट के बारे में बात कर लेती हूँ कि आज का मेरा टारगेट क्या है। आज का मेरा टारगेट है इंग्लिश पढ़ना और पेडागोजी पढ़ना। तो इंग्लिश में पढ़ रही हूँ और वोकैब्स लर्न कर रही हूँ, और कहाँ से कर रही हूँ वो मैं आपको आज के ब्लॉग में बताने वाली हूँ। और पेडागोजी में पढ़ने वाली हूँ NEP 2020, इसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ और नोट्स में आप लोगों तक शेयर करने वाली हूँ। तो बात कर लेते हैं हम लोग कि अगर आप जैसे कि अभी आपने पढ़ाई स्टार्ट किया है और आपको मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, या आपको बार बार डिमोटिवेशन फील होने लगता है, तो देखिए सबसे बड़ा बात यह है कि अगर आपका जो गोल है वो बहुत बड़ा होगा जिसको आप अचीव नहीं कर पाते हैं, आप हर दिन के बारे में सोचिए। आप एक दिन का टारगेट बनाइए, ठीक है। आप आज के बारे में सोचिए कि आपको आज क्या क्या करना है, और इसको लगातार 21 दिन तक या 7 दिन तक या 40 दिन तक इस तरह से आप उसको करते जाइए, बिल्कुल साइलेंटली। अपने माइंड को आपको नहीं बोलना है कि आप 21 दिन तक के ये चैलेंज करने वाले हैं। आप अपने माइंड को ये बोलने वाले हैं कि बस आज ये टारगेट है और कल ये टारगेट है, डेली आपको। तो आपका माइंड ये समझेगा कि अच्छा आज मुझे ये काम करना है और फिर आज मुझे ये काम करना है। यही अगर आप बोल दीजिएगा कि 21 दिन तक यही काम करना है, तो आपका माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होने लगेगा और आपका जो लक्ष्य है उससे आप भटकने लगिएगा। तो मेरा यही टेक्निक होता है। जैसे कि अगर आप मेरे से पूछें कि मैं कैसे अपने आप को फोकस रखती हूँ, तो मेरा यही टेक्निक है कि मैं हर एक दिन के बारे में सोचती हूँ कि आज मुझे क्या पढ़ना है, आज क्या टारगेट है। तो बस मैं आज के बारे में ही सोचती हूँ और यही चीज़ आपको समझाऊंगी। और अपने मन में हमेशा आप अपने माइंड को पॉजिटिव बात बताएं कि आपको ये करना है, इससे ये फ़ायदे होने वाले हैं, इससे ये आपका नुकसान होने वाला है। अपने माइंड से, अपने मन से आप ये बात करें, डिस्कस करें। तो यही कुछ ट्रिक है जो मैं फॉलो करती हूँ और आपको भी करने चाहिए। तो मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सिनोनिम्स में कहाँ से पढ़ रही हूँ, एंटोनिम्स में कहाँ से पढ़ रही हूँ। तो वैसे मैं ब्लॉग में बताई भी थी अपना, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियरली बोल देती हूँ कि मैं लूसेंट से पहले पढ़ रही थी। स्टार्टिंग जब सिलेबस आउट हुआ था तो मैं लूसेंट से पढ़ रही थी। फिर लगा कि नहीं, कोई टीचर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब खुद से पढ़ते तो थोड़ा सा लगता है, बोरियत लगता है, याद नहीं होता है। तो मैं फिर रानी मैम को फॉलो करने लगी, उनसे पढ़ने लगी, तो उनका काफ़ी अच्छा लगा। मतलब अच्छा है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब लेकिन अब बात ऐसा है कि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो अब मतलब ये लगा कि अब क्या, अब कितना इतना कम टाइम में मैं कैसे पढ़ूँ, कैसे कवर करूँ। तो मेरे पास एक ये आइडिया आया कि ये जो बुक है इंग्लिश का, जैसे कि मेरा पेपर इंग्लिश है, तो इंग्लिश का बुक है जिसमें आपका लैंग्वेज और ये ग्रामर दिया हुआ रहता है। जैसे आपका जो पेपर है वो और एक ग्रामर दिया हुआ रहता है, तो उसमें ग्रामर में आपका सारा कुछ है जो आपका सिलेबस में था उसमें, वो इसमें है। तो मैं इस बुक से पढ़ रही हूँ। तो इसमें 160 सिनोनिम्स दिए हैं, एंटोनिम्स दिए हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हैं। मतलब इस तरह से करके दिए हैं जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं, टीचिंग एग्जाम में, जैसे UPTGT हुआ, PGT हुआ, KVS हुआ, NVS हुआ, इस तरह से जितने RPSC हुआ, जितना भी पूछा जा चुका है उतना में केवल PGT का भी है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि PGT को सिलेक्ट करके पढ़ रही हूँ, केवल PGT का ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरा PGT है तो मैं PGT का ही पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। कम से कम अगर मैं जैसे 161 इसमें दिया गया है, अगर मैं 50 भी अगर याद रखती हूँ, अगर 50 भी याद रह जाता है, रिकॉल रह जाता है, तो इनफ है, ठीक है, इनफ है। क्योंकि देखिए जब मैं इसको पढ़ रही हूँ तो लेवल पता चल रहा है कि हाँ, जो मैं उधर पढ़ रही थी उससे तो मतलब लेवल कुछ और है। तो पढ़ाई को बीच में रोक करके मैं किचन आई हूँ ताकि बेबी को दूध गर्म करके पिलाऊंगी, क्योंकि वो भी जस्ट उठी है। जैसा आपने ब्लॉग में देखा है कि वो भी जस्ट उठी है और ज़्यादा देर तक वो सोती ही नहीं है। बस यही मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि ये ज़्यादा देर तक नहीं सोती है। तो खैर कोई बात नहीं है, जो है उसी में एडजस्ट करना है। इसी का नाम लाइफ है। अगर इसमें हम लोग ब्लेम करते हैं तो फिर वो जो लाइफ है वो आप अच्छे से जी भी नहीं सकिएगा। तो जो है उसमें आप एडजस्ट करना सीखिए, हर नेचर के साथ ढलना सीखिए। तो भी मैं इसको दूध गर्म करके पिलाऊंगी और फिर मैं टाइम निकाल के अपने पढ़ने जा रही हूँ NEP 2020, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आप क्या करिए कि जैसे कि टाइम बहुत कम है, तो आपको क्या करना है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि NEP हो गया, RTE हो गया, चाइल्ड राइट्स हो गया, मतलब ऐसा कि जिसमें आपको एग्जैक्ट वही आंसर होगा। जैसे कि NEP 2020 पूछा जा सकता है
और आपको वहाँ ऑप्शन दे दे कि एनईपी 2020 होगा या एनईपी 23 होगा या एनईपी 24 होगा, तो वो करेक्ट है जो 2020 ही होगा। उसमें आप अपना माइंड यूज नहीं कर सकते हैं, उसमें आपका कोई इमोशन कोई फीलिंग नहीं चलने वाला है। तो जो एक आंकड़ा होता है जो फैक्चुअल होता है उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए, जैसे कि एनईपी हुआ, आरटीई हुआ, चाइल्ड राइट हो गया, और बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं, उसको पढ़ लीजिए। उसको क्या है कि उसको आपको करेक्ट वहाँ पे आपको वही चीज आपको बनाना होगा। और जैसे कुछ कुछ होगा जो आपको, जैसे कि आपको लॉजिकल उसके बारे में सोचना होगा, आपको अपना थिंकिंग से उसको सॉल्व करना होगा, तो उसमें आपका चल सकता है, लेकिन ये सब चीज़ को पहले कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको पढ़ती हूँ, फिर मैं इसका नोट्स आपको दिखाऊंगी कि मैं नोट्स इसका कैसे बनाई हूँ। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास नोट्स रहता है तो इसका यही बेनिफिट है। लिखने में बहुत कष्ट होता है, आप ये समझ सकते हैं कि बहुत दिक्कत होता है लिखने में, लगता है नहीं लिख पाएंगे, लेकिन लिख लेने के बाद आपका एक मटेरियल तैयार हो जाता है कि आप उसको जब भी चाहें तभी पढ़ सकते हैं। तो देख सकते हैं कि बेबी का भी पेट भरा हुआ है, तो थोड़ा सा वो अपने माइंड को इधर डिस्ट्रैक्ट करेगी, बट वो मेरे पास ही रहेगी क्योंकि कैमरा उसके सामने ऑन है, और कैमरा ऑन रहेगा तो वो उसी को देखती रहेगी। बच्चे में क्यूरियोसिटी होती है कि क्या है जानने को। तो अब बस अपना मैं पढ़ने पे ध्यान दे रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि जो टाइम में मैं पढ़ती हूँ बस मैं उसमें फ़ोकस करती हूँ। मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि अरे बेबी यहाँ है, अरे क्या ये है वो है, कुछ नहीं। बस मेरा जो फ़ोकस है वो मेरा कॉपी पे फ़ोकस है, जो लिखा हुआ है उस पे फ़ोकस कर रही हूँ मैं। और तो इस तरह से मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा समझा देती हूँ। अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जिनके लिए नया है, जैसे जिनको नहीं पता है, तो उनके लिए यूजफुल हो सकता है। सबसे पहला बात की जो एनईपी 2020 है, वो क्या कर रहा है कि रटने पर बल नहीं दे रहा है। ये नहीं कि 2 दूनी 4 होता है तो बच्चा रट लिया, नहीं, उसको अच्छे से समझाना है, क्योंकि रटने वाला जो होता है वो बच्चा का जो है वो क्रिएटिविटी को नहीं दिखाता है। ठीक है, बच्चा क्रिएटिव नहीं बनता है। जितना बच्चा समझ के पढ़ेगा उसको वो लॉन्ग टाइम तक उसको रिकॉल रहेगा, याद रहेगा। और रटने से क्या होता है कि बच्चा रटू तोता बन जाता है, और उसमें जो क्रिएटिविटी है वो डेवलप नहीं हो पाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो रटने पर बल नहीं दिया गया है, रोट मेथड को बिल्कुल इसमें नकार दिया गया है। इसमें आपको बच्चा कितना सीखता है, समझता कितना है, उस पर दिया गया है, मतलब फोर्स किया गया है। और सबसे बड़ी बात की जब बच्चा पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो बच्चे को पढ़ाने के दौरान ही क्वेश्चन आंसर कीजिए कि बच्चा कितना समझ रहा है। ये नहीं कि साल के अंत में जब एग्जाम होगा, बच्चा को कुछ पता था या नहीं था, उसके बाद आप बैठिए डिसीजन करने कि बच्चा ये नहीं समझा तो बच्चा कमजोर था, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाने के दौरान ही आप बच्चे से सवाल कीजिए, जवाब कीजिए। अगर बच्चा जवाब देता है तो अच्छी बात है, और जवाब नहीं दे पाता है तो आप सोचिए कि आप किस तरह से बच्चे को समझा सकते हैं, नए तरीके से बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ये भी बताया गया है कि जो लैंग्वेज होगा वो बहुभाषिता होगा। अब बहुभाषिता होने से क्या फायदा है, देखिए, अगर एक क्लास में बच्चा इंग्लिश वाला बच्चा है, हिंदी वाला बच्चा है, बांग्ला बोल रहा है, उर्दू बोल रहा है, तो बहुत तरह भाषा का बच्चा बैठा हुआ है, तो उससे वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे, और कम्युनिकेशन करते 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 उनके पास क्या हो जाएगा कि बहुत सारे लैंग्वेज को वो लोग समझने लगेंगे और धीरे धीरे बोलने भी लगेंगे। जैसे कि हम लोग का जन्म हुआ, जैसे हम लोग का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल हिंदी वाला इन्वायरमेंट है, तो हम लोग को अलग से हिंदी पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ता है कि हम लोग को हिंदी अलग से पढ़ना, इंग्लिश क्यों पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इन्वायरमेंट नहीं वैसा रहा है। अब है क्या कि इंग्लिश का अलग स्कूल है, हिंदी मीडियम का अलग स्कूल है, तो इस चीज़ को खत्म कर किया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका बहुभाषिता रहेगा, सभी भाषा के बच्चे एक जगह बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से, उसके बाद उनके बीच एक हो जाएगा कि एक बॉन्ड बन जाएगा, और इससे बच्चा का जो है लैंग्वेज भी इन्हेंस होगा, लैंग्वेज इंप्रूव होगा। और इससे क्या है कि भेदभाव भी नहीं होगा। बहुत भेदभाव भी होता है कि वो हिंदी मीडियम का है, वो इंग्लिश मीडियम का है, उसको इंग्लिश नहीं आता है, उसको हिंदी नहीं आता है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए ये जो नीति है ये बनाया गया है। और ये भी है कि अब पढ़ाने के लिए आपके पास 4 साल का बीएड का डिग्री भी होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को बताया जा रहा है। और क्या है कि जैसे कि पहले होता था कि अगर आप साइंस लेते हैं तो आप आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं, आर्ट्स लेते हैं तो साइंस का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, तो इस चीज़ को हटाया जा रहा है। तो बस इस नीति में यही से बताया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ज़्यादा देर आपको नहीं लगेगा पढ़ने में, पढ़ लीजिएगा।
करती हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो आज मैं पढ़ी हूँ इंग्लिश और पेडागोजी पढ़ी हूँ। पेडागोजी में मैं NEP 2020 पढ़ी हूँ। और अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं अपने सब्जेक्ट को पे फोकस करूँगी। तो मैं ज़्यादातर फोकस कर रही हूँ इंग्लिश और पेडागोजी, और अपना जो सब्जेक्ट कंसर्न है उसे फोकस करूँगी और करंट अफेयर फोकस करूँगी। तो करंट अफेयर के लिए मैं बुक लेने वाली हूँ, वो अब आप लोगों तक जल्दी शेयर करने वाली हूँ। तो बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, जरूर शेयर कीजिएगा।